नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस क्या हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में एसटी महिलाओं को शामिल करने की मांग। हिंदू समुदाय के उत्तराधिकार के संबंध में प्रावधान करता है अधिनियम। 1956 के कानून में संशोधन करके लाया गया था एक्ट। विलो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, पर्यावरण को लेकर चिंता, कार्बन बॉम्ब की मिली है संज्ञा। और डाबर कंपनी को लेकर एनबीबी हुआ सख्त, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का हुआ उल्लंघन, पहले अनुमति न लेने का भरना होगा हर्जाना। इससे पहले खबरों की शुरुआत करें, आप सबको एक बार फिर बता दूं कि आज स्टडी IQ IAS हिंदी ने जो दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू किया है 11 मार्च से शाम 6 बजे, उसकी एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। यह 20 मार्च तक ही वैलिड है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाइए, लिंक देखिए और जानकारियां ले सकते हैं। तमिलनाडु से DMK सांसद P. विल्सन ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने HSA यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में ST महिलाओं को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में एक ऐसी अधिसूचना जारी करने को कहा है जो बेटियों को उनके पिता या हिंदू अविभाजित परिवार की विरासत में समान अधिकार देती हो। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के महिला सदस्य कानूनी रूप से अपने पिता या हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में समान हिस्से की हकदार नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 2(2) अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को इस अधिनियम के दायरे से बाहर करती है। ये महिलाएं अपने अपने परंपरागत व सांस्कृतिक कानून के अनुसार उत्तराधिकार के संबंध में अधिकारिता रखती हैं। इससे उत्तराधिकार के संबंध में इस समुदाय की महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण, असमान और भेदभावपूर्ण स्थितियां पैदा हुई हैं। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 हिंदू समुदाय के उत्तराधिकार के संबंध में प्रावधान करते हैं। यहाँ हिंदू के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय को शामिल किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 को 1956 के कानून में संशोधन कर लाया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू कोड बिल के अंतर्गत पारित कई कानूनों में से एक था। संसद ने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन किया और बेटियों को एक बेटे के साथ सहदायक या को पार्टनर के रूप में मान्यता दी, क्योंकि इस संबंध में संसद ने यह महसूस किया कि बेटियों को मिताक्षरा को पार्टनरी संपत्ति में शामिल नहीं करने से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। परंपरागत रूप से हिंदू उत्तराधिकार के संबंध में भारत में कानून की 2 पद्धतियां प्रचलित थीं। इनमें से एक को मिताक्षरा और दूसरे को दाय भाग के नाम से जाना जाता है। दाय भाग का सीमित क्षेत्रों में इस्तेमाल होता था, जबकि मिताक्षरा को देश के बड़े हिस्सों में अपनाया गया था। दोनों के बीच में मुख्य अंतर इनहेरिटेंस और संयुक्त परिवार प्रणाली के संबंध में है। मिताक्षरा कानून संपत्ति के विचलन या डिवोल्यूशन को 2 तरीकों, उत्तरजीविता या सर्वाइवरशिप और उत्तराधिकार यानी सक्सेशन को मान्यता देती है। यहाँ उत्तरजीविता का नियम संयुक्त परिवार की संपत्ति पर लागू होता है और उत्तराधिकार के नियम मृतक के पूर्ण स्वामित्व वाली अलग संपत्ति पर लागू होते हैं, जबकि दाय भाग कानून विचलन के केवल एक तरीके उत्तराधिकार को पहचान देती है। एनबीबी यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने डाबर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एनबीबी ने एनजीटी के सामने ये दावा किया है कि डाबर ने बिना अनुमति के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का व्यावसायिक प्रयोग के लिए उपयोग किया। जैव विविधता अधिनियम के मुताबिक किसी भारतीय एंटिटी को जैव संसाधनों का व्यापक व्यावसायिक तौर पर प्रयोग करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को सूचित करना होता है। डाबर तकरीबन 125 जड़ी बूटियों की प्रजातियों का प्रयोग कर रहा है। इसकी अनुमति के लिए अप्लाई साल 2020 में ही किया गया। अब सवाल है कि जब डाबर लंबे समय से इस प्रैक्टिस को कर रहा है तो अब समस्या क्यों आ रही है। दरअसल डाबर ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। इसके मुताबिक एनबीबी ने डाबर के उत्पादों के सेल प्राइस पर 0.5% का कर लगा दिया है।
ये टैक्स जैव विविधता अधिनियम में मौजूद एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रावधान के तहत लगाया गया है। डाबर के मुताबिक एनबीबी को सेलिंग प्राइस की तुलना में परचेज प्राइस पर कर लगाना चाहिए। इस मामले में एनबीबी का कहना है कि ये सुविधा तभी मिल सकती है जब कंपनी संसाधनों का प्रयोग करने से पहले अनुमति हासिल कर लेती है। एनबीबी ने यह भी साफ किया है कि डाबर जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहा है उनमें लाल चंदन और भारतीय चंदन जैसे इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज भी शामिल हैं। इसका मकसद जैविक संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन करना है, साथ ही जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और बराबर बंटवारा किया जा सके, ये भी इसका मकसद है। यूएसए में जो बिडेन प्रशासन ने विलो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके बाद से जहां प्रशासनिक अमले में खुशी है तो पर्यावरणविदों के खेमे में मातम पसर गया है। पर्यावरणविदों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट वैश्विक स्तर पर यूएसए द्वारा जीवाश्म ईंधनों को कम करने के प्रयासों को सीमित कर देगा। विलो मास्टर प्लान के तहत अलास्का नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व में ऑयल और गैस को ड्रिल करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को कोनोकोफिलिप्स कंपनी द्वारा लीड किया जा रहा है। अलास्का राज्य के प्रशासनिक अमले के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी संख्या में रोजगार और राजस्व दोनों का सृजन करेगा। पर्यावरण की चिंता करने वाले इस क्षेत्र की जलवायु और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रोजेक्ट के स्केल डाउन वर्जन को अनुमति दी गई है। कंपनी इस प्रोजेक्ट को $8 बिलियन का बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 30 सालों में 600 मिलियन बैरल ऑयल का उत्पादन किया जाएगा, जो कि पर्यावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार होगा। बीते साल मई में द गार्जियन ने ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कार्बन बॉम्ब टर्म का प्रयोग किया था। कार्बन बॉम्ब से मतलब ऐसे ऑयल और गैस प्रोजेक्ट से है जो अपने जीवन काल में बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। आपको बता दें कि अलास्का यूएसए का एक राज्य है। अलास्का को यूएसए ने तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदा था। प्राकृतिक संपदा से भरपूर अलास्का को अमेरिका ने $7.2 मिलियन में खरीदा था। दुनिया भर के बैंकिंग जगत में चल रहा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। स्विट्जरलैंड का नामी बैंक क्रेडिट स्विस अपने ही प्रतिस्पर्धी बैंक यूबीएस यानी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के हाथों बेच दिया गया है। इस डील के एवज में यूबीएस द्वारा क्रेडिट स्विस को करीब $3.2 अरब का भुगतान करना होगा। क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण करने में यूबीएस को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार यूबीएस को $9 बिलियन से अधिक की राशि भुगतान करेगी। उधर स्विस नेशनल बैंक ने सौदे को सुविधाजनक बनाने में मदद देने के लिए यूबीएस को $100 बिलियन से अधिक की तरलता प्रदान की है। क्रेडिट स्विस पिछले हफ्ते $10 अरब की निकासी मुहैया कराने में असफल रहा था। इसीलिए नियामकों में ये डर बैठ गया कि इससे स्विट्जरलैंड और यूरोप के बैंकों में विश्वास का संकट न पैदा हो। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक और बैंकिंग इतिहास में सबसे प्रभावशाली बैंकों में से एक रहा है। भारत में परिचालन के लिए यूबीएस को 2009 में आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला था, लेकिन जून 2013 में इसने भारत में अपना बैंकिंग परिचालन खत्म कर दिया। हालांकि क्रेडिट स्विस अपनी एक शाखा के जरिए भारत में अभी भी अपनी बैंकिंग सेवाएं मुहैया करा रहा है। वर्तमान में कम से कम 45 विदेशी बैंक भारत में मौजूद हैं, लेकिन ये सभी कुल संपत्ति में केवल 6%, ऋण में 4%, जमा राशि में केवल 5% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये विदेशी मुद्रा और ब्याज दरों वाले डेरिवेटिव मार्केट में अधिक सक्रिय हैं। वहां इनकी हिस्सेदारी करीब 50% है। परिसंपत्तियों के आधार पर भारत में शीर्ष 5 विदेशी बैंक हैं: एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉयचे बैंक और जेपी मॉर्गन। आपको बता दें कि सिटी बैंक ने अब एक्सिस बैंक को अपना उपभोक्ता व्यवसाय बेच दिया है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा कार्बन बॉम्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्पेस, इग्निशन प्रोडक्ट, पर्यावरण नियंत्रण, रूस और यूक्रेन युद्ध में प्रयोग हुआ बॉम्ब, या फिर एक गैस और तेल प्रोजेक्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलो प्रोजेक्ट तेल और गैस से संबंधित प्रोजेक्ट है। अलास्का रूस के अधीन एक क्षेत्र है। कोड का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, उन्हें काका की उपाधि दी गई थी। वे बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। साल 1925 में वे बॉम्बे के मेयर भी निर्वाचित हुए। अमृतकाल में उन्हें देश के अनसंग हीरो के तौर पर याद किया गया। उपर्युक्त पद का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही जवाब है जोसेफ बैप्टिस्टा।
अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। सही कथन या कथनों को चुनना था। इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों कथन गलत हैं, यानी विकल्प डी सही है। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।